नाउ हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम ट्रिक्स में। जैसा कि आप सभी ने देखा था कि हम लोगों ने पिछली क्लास में जो डिस्कशन किया या हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, अभी डिस्कशन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हम लोगों का। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं किस चीज का? हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं बजट का, और बजट के ऊपर हम लोगों का डिस्कशन अभी भी चल रहा है। सो गाइस, यूनियन बजट के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो जानेंगे पहचानेंगे क्या है हमारा यूनियन बजट का नेक्स्ट पॉइंट। पिछली क्लास में हमने आप सभी को यूनियन बजट के मेजॉरिटी सेक्शन ऑफ पॉइंट्स बता दिए थे। अब जो आज हम लोग पहुंच रहे हैं वो कहां पहुंच रहे हैं? वो हम लोग पहुंच रहे हैं माइग्रेंट वर्कर एंड लेबर्स पर। मतलब कहने का प्रवासी कामगार और श्रमिकों के लिए सरकार क्या लेकर के आई है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। गवर्नमेंट ने कहा है कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड, क्या कहा है? वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम लेके आएंगे, जिसके अंतर्गत क्या करेगी गवर्नमेंट? जितने भी बेनिफिशियरीज होंगे कैन क्लेम देयर राशन एनीवेयर इन द कंट्री या एनीवेयर इन द इंडिया। मतलब कहने का एक व्यक्ति का एक राशन कार्ड होगा, वो फिर किसी भी राज्य का हो, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश का हो, वो व्यक्ति कहीं पर भी राशन ले सकेगा। या आप ऐसे कहें कि जो भी राशन के तौर पर उसे गेहूं, चावल और चीनी या दाल जो मिलती है, वो कहीं पर भी इंडिया में ले सकेगा। वो चाहे फिर बिहार का हो, वो चाहे उत्तर प्रदेश का हो, वो चाहे फिर पंजाब का हो। सो गाइस, नेक्स्ट थिंग क्या कही जा रही है? One nation, one ration card plan is under implemented by the 32 states and union territories, reaching about 69 crore beneficiary. That is a total of 86% beneficiary covered. मतलब सरकार ये कह रही है कि हम one nation, one राशन कार्ड जो स्कीम है, जो प्लान है, इसके अंतर्गत इसे जो लागू किया जाएगा वो 32, जिसमें स्टेट भी हैं और यूनियन टेरिटरीज यूटीज भी हैं, क्योंकि 32 राज्य तो है नहीं, राज्य तो 28 ही हैं और यूनियन टेरिटरी कितने? 8 है। तो दोनों को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। लेकिन अभी सरकार कह रही है हम सिर्फ 32 जगह पर 32 राज्य और यूनियन टेरिटरी दोनों तक मिला करके हमने लगभग इसके अंतर्गत 69 करोड़ पीपल्स को, या 69 कहिए या 69 करोड़ बेनिफिशियरीज को, जो कि टोटल नंबर का 86% को इसका फायदा पहुंचाने का पूरा जो रणनीति है, जो पूरी स्ट्रेटेजी है, वो प्लान कर ली है। रिमेनिंग 4 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी विल बी इंटीग्रेटेड इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। जो रहे बचे 4 राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनकी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी ये आने वाले कुछ महीनों में, फ्यू मंथ का मतलब होता है नेक्स्ट फ्यू मंथ। नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का मतलब है माय डियर ऑल, क्या माय डियर ऑल? नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का मतलब क्या है? अगले कुछ महीनों तक कहीं ना कहीं यहां पर हम जो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसे भी लागू कर देंगे। बात क्लियर? चलिए, आई होप सो अंडरस्टूड हो गया होगा सभी को, और जान गए होंगे आप सभी लोग क्या चीजें हैं। यही बात अभी हमने आप सभी को बताई है कि सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत की है। उसके बाद में लाभार्थी देश में कहीं भी अपना राशन दावा कर सकते हैं या ले सकते हैं। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है, जिसके अंतर्गत 69 करोड़ लोग या 69 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा स्टार्टिंग में। हालांकि जो 69 करोड़ हैं, ये 86% लोग ही हैं जिन्हें लाभ मिल रहा है या जो उसका लाभ उठा पा रहे हैं। आने वाले समय में जो 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं कुछ महीने के अंदर
उन राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से हम जोड़ेंगे और बताएंगे। बात क्लियर? अगला पॉइंट क्या बनता है उस पर हम काम करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट जो है दैट विल बी रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब आपके पास में एक बात आपको पता होनी चाहिए माय डियर ऑल कि व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है? इसे हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। क्या बोलते हैं? वित्तीय समावेशन। अगर मैं बात करूं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों से फाइनेंशियल इंक्लूजन की या वित्तीय समावेशन की, तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि प्रोवाइड द बेसिक नॉलेज, provide the basic knowledge of banking to the common people of India is known as फाइनेंशियल इंक्लूजन। मतलब ये हुआ कि जब वित्तीय समावेशन का अर्थ ये हुआ कि जब वित्तीय समावेशन में सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा जो हमारे देश के कॉमन लोग हैं, कॉमन पीपल हैं, उनको जब बैंक की आधारभूत जानकारी हो जाए, बैंक में खाता क्या होता है, बैंक में लेन देन कैसे होता है, पैसे कैसे निकाले जाएंगे, पैसे कैसे डाले जाएंगे, चेक क्या होता है, बैंक है तो बैंक में किस प्रकार से चीज़ें होंगी, अगर ये आधारभूत जानकारी हो जाती है तो उसी जानकारी को हम कहते हैं वित्तीय समावेशन। इसके लिए 2005 में सी रंगराजन कमेटी भी बनाई गई थी। सी रंग या रंगाराजन कमेटी भी क्या की गई थी? बनाई गई थी, या आप कह सकते हैं फ्रेम की गई थी। कौन सी कमेटी बनाई गई थी? सी रंगराजन कमेटी बनाई गई थी। इसमें क्या कहा गया? सरकार ने कहा है फैसिलिटेट, क्या फैसिलिटेट क्रेडिट फ्लो अंडर द स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया फॉर SC ST एंड वुमेन। किसके किसके लिए? SC ST एंड वुमेन के लिए यहाँ पर काम करेंगे। साथ ही साथ में कहा गया फाइनेंस मिनिस्टर प्रपोज्ड, क्या प्रपोज कर रहे हैं? टू रिड्यूस द मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट फ्रॉम 25% to 15% and to also include loans for activities allied to agriculture। सरकार कह रही है जो मार्जिनल फंड है, जो मार्जिनल मनी है, जो कि 25% हुआ करती थी, उसको घटा करके हम 15% कर देंगे। साथ ही साथ में सरकार कुछ पैसा भी इंक्लूड कर रही है फॉर एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एलाइड और एग्रीकल्चर सेक्टर। एलाइड का मतलब क्या होता है? एलाइड का मतलब होता है ऐसे स्थान, या आप ऐसे कह सकते हो आदिवासी क्षेत्र। आदिवासी क्षेत्र, जो आदिवासी क्षेत्र होंगे दैट विल बी अ पार्ट ऑफ एलाइड एक्टिविटीज। टू एग्रीकल्चर की बात हुई, एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ? तो वो जो अब जो आदिवासी क्षेत्र होंगे वो कैसे क्षेत्र होते हैं? हिल एरियाज होते हैं, ऊंचा नीचा होता है ना। एंड ऑल्सो सम पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर पर भी कार्य किया जाएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट क्या बनता है फाइनेंशियल इंक्लूजन के बाद। फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक और बात जो बोली जा रही है उसे भी समझेंगे। सरकार कह रही है हम सपोर्ट करेंगे, किसको सपोर्ट करेंगे? एमएसएमई सेक्टर को। मतलब कहने का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट क्या करने वाली है? सपोर्ट करने वाली है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट कह रही है इन दिस बजट गवर्नमेंट हैज प्रोवाइड 15,700 करोड़ रुपीज फॉर एमएसएमई सेक्टर। स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए सरकार ने इस बार बजट में 15,700 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। ठीक है, अगली बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो ह्यूमन कैपिटल की बातें हैं उसमें क्या पॉइंट बन सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। सरकार कह रही है कि हम यहां पर क्या लेके आएंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे। इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत क्या करेंगे? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लेके आएंगे और कह रही है क्या कि 15,000 स्कूल विल बी क्वालिटेटिवली एंड स्ट्रेंथ्ड टू इंक्लूड ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। 15,000 से अधिक स्कूलों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सभी घटकों को शामिल करके गुणवत्ता रूप में मजबूत बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो 15,000 ऐसे स्कूल होंगे 15,000 जिनके ऊपर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। किसके अंतर्गत काम करने वाले हैं? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। साथ साथ में गवर्नमेंट कह रही है वी विल सेट अप, इसी योजना के अंतर्गत वी विल सेट अप व्हाट 100 न्यू सैनिक स्कूल्स बनाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से? प्राइवेट स्कूल्स भी होंगे, स्टेट्स में होंगे, एनजीओ के। तो पार्टनरशिप किसकी किसकी होगी? पार्टनरशिप विद एनजीओज, प्राइवेट स्कूल्स एंड स्टेट्स। मतलब यहां पर जो 100 स्कूल बनाए जाएंगे या 100 न्यू सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे, इन सैनिक स्कूलों में बनाने में जो पार्टनरशिप होंगे या जो पार्टनर्स बनेंगे वो कौन कौन हो सकता है? वो एनजीओ होंगे, वो प्राइवेट स्कूल्स होंगे, वो स्टेट्स होंगे। दीज आर द प्लेस, ये वो स्थान है जो यहां पर रहेंगे। बात क्लियर? अब अगर मैं बात करूं आप सभी से, कहते हैं फॉर एसेसिबल हायर एजुकेशन, मतलब उच्च शिक्षा के लिए, है ना, उच्च शिक्षा आसानी से मिल जाए इन लद्दाख। लद्दाख कहाँ है? यू नो वेरी वेल, ये एक न्यूली स्टैब्लिश्ड यूनियन टेरिटरी है, जम्मू कश्मीर को काट के बनाई गई है। गवर्नमेंट ने यहां पर कहा है कि हम लद्दाख के लेह में, कहां पर? लद्दाख के लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करेंगे या सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश्ड करेंगे। कहां पर? लद्दाख में। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। किसके लिए होगी ये हायर एजुकेशन के लिए रखी जाएगी। सरकार और क्या कह रही है? सरकार कह रही है कि हम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कहने का सरकार कह रही है एक हम अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे। अम्ब्रेला बॉडी का मतलब क्या होता है? एक ही छत के नीचे सब कुछ। एक अम्ब्रेला बॉडी बनाएंगे जिसके अंतर्गत 4 चीजें होगी: स्टैंडर्ड, एक्रेडिटेशन, रेगुलेशन एंड फंडिंग। मतलब कहने का मानक पर, स्थापना पर, मान्यता पर और विनियम और वित्त पोषण के लिए कार्य करेगी। चारों घटकों के लिए कार्य करेगी। कौन कार्य करेगा? हायर एजुकेशन कमीशन। इसे कहेंगे उच्च शिक्षा आयोग।
क्या बोलेंगे, उच्च शिक्षा आयोग, इसे बनाया जाएगा। हालांकि ये पहली बार बन रहा है, लेकिन आजादी से पहले अगर मैं बात कहूं तो एजुकेशन कमिश्नर हुआ करते थे, पर ये अब एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा यहाँ पे। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि एजुकेशन सिस्टम जो होगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। अगली क्या बात बोली जा रही है, उस बात को भी गौर करेंगे। यहां पर वेलफेयर की बात बोली गई है। किसके वेलफेयर की बात बोली जा रही है, वेलफेयर ऑफ यहां जो वेलफेयर की बात बोली जा रही है माय डियर ऑल, वो वेलफेयर किसका है, शेड्यूल कास्ट का, इट मींस एससी कैंडिडेट्स का। वो वेलफेयर किसका है, शेड्यूल ट्राइब का, मतलब एसटी कैंडिडेट्स का। एससी और एसटी कैंडिडेट्स के वेलफेयर की बात बोली जा रही है। तो उस वेलफेयर में अगर मैं आप सभी से बात करूं तो मैं बड़े आसानी से आप सभी से कहना चाहूंगा माय डियर ऑल, क्या मैं कहना चाहूंगा कि सरकार कह रही है कि हम एससी और एसटी को पढ़ाने के लिए उनकी एजुकेशन, वेलफेयर का मतलब क्या है, लोक कल्याण की बातें, तो उनकी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए सरकार कह रही है हम 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 750 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स बनाएंगे। और इनके नंबर कितने हैं, 750 हैं। कितने हैं, 750 स्कूल बनेंगे। और इसमें कहां बनेंगे, ये बनेंगे इन ट्राइबल एरियाज। कहां बनेंगे, ट्राइबल एरियाज में। और कह रहे इंक्रीज इन यूनिट कॉस्ट, मतलब एक स्कूल को बनाने में जो खर्च आ रहा था उस खर्च को भी बढ़ाया है, 20 करोड़ से बढ़ा के सरकार कह रही है एक स्कूल को बनाने में हम 38 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। साथ ही साथ में सरकार कह रही है कि अगर कोई हिल एरिया है या हिली एरियाज हैं या कोई ऐसा एरिया है जहां पे डिफिकल्टीज हैं या डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, क्योंकि आप समझदार हैं, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और मैं बात करूं इन ऐसे इलाकों की, तो यहाँ पे मेजोरिटी मेघालय में यहाँ पे ट्राइब रहती है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हैं। तो उन सारी डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए क्या बनेगा, उन सारी डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है कि हम जो प्लेन होगा उसमें 20 से तो 38 कर दिया, 38 कर दिया, कहा जो हिल एरियाज होंगे वहां पर हम 48 करोड़ रुपए की फंडिंग करेंगे एक यूनिट स्कूल बनाने के लिए, मतलब एक स्कूल बनाने के लिए। कितना बनाने के लिए, एक स्कूल बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं स्किल इंडिया में क्या बातें बताई गई हैं। देखिए स्किलिंग की अगर मैं बात करूं, स्किलिंग का मतलब है कौशल की अगर मैं बात करूं तो सरकार कह रही है संयुक्त अरब अमीरात यूएई से यूनाइटेड अरब अमीरेट के साथ में साझेदारी की जाएगी, पार्टनरशिप की जाएगी। किस लिए की जाएगी, एक इनिशिएटिव है जिसके माध्यम से कौशल योग्यता आकलन और प्रमाणीकरण के साथ साथ प्रमाणीकृत कर्मियों की तैनाती के निर्धारण के लिए एक पहल प्रक्रिया अधीन होगी। मतलब कहने का जो डिप्लॉयमेंट होगा वो सर्टिफाइड और ऐसे वर्ग लोगों का होगा जो सर्टिफिकेशन होगा, जिनके पास में जो स्किल्ड होंगे, क्वालिफाइड स्किल्ड होंगे, असेसमेंट होगा। इस तरीके के माध्यम से, या आप ऐसे कह सकते हो भाई पहले एग्जाम होगा, आप स्किल्ड हैं नहीं हैं, सेमी स्किल्ड हैं, किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर यहाँ पे डिप्लॉयमेंट या आप कह सकते हैं चीजें रखी जाएंगी जिससे कि किसी को कोई तकलीफ या दिक्कत या परेशानी ना हो। ठीक है। और सरकार क्या कह रही है, सरकार कह रही है कि हम जो स्किलिंग करेंगे
हम जो कौशल की बात करेंगे, स्किल की बात करेंगे, उसको हमें कोलैबोरेटिवली अगर हम बात करें, मतलब व्यावसायिक रूप से अगर हम बात करें, तो यहाँ गवर्नमेंट कह रही है हम एक चलाएंगे TITP। TITP क्या है? TITP का मतलब है ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम between India and Japan to facilitate transfer of Japanese industrial and vocational skills, technique and knowledge, and the same would be taken forward with many more countries. जापान की जो टेक्नोलॉजी है, इंडस्ट्रियल वोकेशनल स्किल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, जो नॉलेज है, उसको यहाँ पे शेयर किया जाएगा विद दिस। क्या है? ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम। किसके अंतर्गत? ट्रेनिंग इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत। अगली बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हम इनोवेशन और R&D के लिए क्या करने वाले हैं। इनोवेशन का मतलब हुआ नए नए आइडियाज लाएंगे, नए नए विचार लाएंगे, जिसके माध्यम से हम रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम करने की सोच रहे हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, हमारी बजट में स्पीच दी कि जुलाई 2019 में, क्या कहा? जुलाई 2019 की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने कहा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाएंगे, NRF बनाएंगे। इसके लिए सरकार ने कहा हमने 50,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। आने वाले 5 वर्षों में it will ensure that the overall research ecosystem of the country is strengthened with focus on identified national priority trust area। मतलब कहने का हुआ, एकदम देखिए एग्जाम में जो आपसे पूछा जाएगा वो कोई एकदम ऐसा नहीं होगा, पूरा स्टेटमेंट आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए बजटिंग क्या हुई है, कितने ईयर के लिए हुई है, क्या करेगा, ये ओवरऑल रिसर्च करेगा किस क्षेत्र में, इकोसिस्टम को भी लगा करके पूरे कंट्री को फोकस करने का काम करेगा। ठीक, अगला आप सभी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बिहाफ पर ही कह रही है गवर्नमेंट कि हम एक NTLM लाएंगे। NTLM क्या है? नेशनल लाएंगे क्या भाई? NTLM। क्या है NTLM? ये है आपका नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन। ये एक इनिशिएटिव ले रही है गवर्नमेंट, जिसमें गवर्नमेंट कह रही है दिस विल इनेबल द wealth of governance and policy related knowledge on the internet being made available in major Indian language। मतलब भारत सरकार की एक पहल है जिसमें राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के अंतर्गत इसकी शुरुआत की जाएगी। इससे प्रमुख भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि शासन और नीति संबंधी ज्ञान रूपी बातें आपको इंटरनेट पे उपलब्ध हो सकें। तो बेसिकली आप ये याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये भले कह दे कि राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन क्या करेगा, तो ये बात आपको याद रखनी है। वो क्या करेगा? ये विभिन्न भाषाओं में शासन और उसकी नीतियों के बारे में बातें बताएगा। कहां पे? इंटरनेट। कहां बताएगा माय डियर ऑल? इंटरनेट पे। अगला कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कि हम बनाएंगे एक द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत एक PSU है या पब्लिक सेक्टर यूनिट है, जो काम क्या करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा
PSLV CS 51 की लॉन्चिंग को, जो कि आने वाले समय में कह रहा है, क्या कह रहा है, यहां से अमेजोनिया सैटेलाइट फ्रॉम ब्राजील along with a few satellite of या few smaller satellite of इंडियन सैटेलाइट्स, जो कि ले जाएगा ब्राजील के अमेजोनिया सैटेलाइट्स को और साथ ही साथ में स्मॉलर इंडियन सैटेलाइट्स, छोटे छोटे भारत के भी उपग्रह ले जाएगा। अंतरिक्ष विभाग के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कुछ भारतीय उपग्रहों के साथ ब्राजील से अमेजोनिया उपग्रह ले जाने वाले PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बेसिकली आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, किसकी सब्सिडरी है, या पूछ सकता है किसके अंडरटेकिंग है। तो आपको याद होना चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत होगा। किसके अंतर्गत होगा भाई? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत होगा। अब हम आगे की बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं अगले पॉइंट को। अगला जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है? कह रहा है इनोवेशन और R&D के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कह रहा है गगनयान मिशन एक्टिविटीज। गगनयान मिशन जो है वो 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर बीइंग ट्रेन्ड ऑन जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट इन रशिया। रशिया में क्या हो रहे हैं भैया? ट्रेंड हो रहे हैं और ट्रेनिंग ले रहे हैं, कह सकते हैं। ये फर्स्ट अनमैन्ड का मतलब है मानव रहित। क्या भैया? मानव रहित, पहला मानव रहित जो लॉन्च होगा दिसंबर 2021 में होने वाले कार्यक्रम है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि गगनयान मिशन जो है उसकी गतिविधियों के एक भाग के रूप में चार भारतीय अंतरिक्ष यात्री रूस के जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि पहला मानव रहित लॉन्च 2021 के दिसंबर में कार्यक्रम में भाग लेंगे। बात क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पहला जो मानव रहित जाएगा उसका नाम क्या होगा? गगनयान मिशन। कब छोड़ा जाएगा? 2021 दिसंबर में। कितने भारतीय हैं इसमें? 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स हैं। ठीक, कहां ट्रेंड हो रहे हैं? ट्रेंड एट रशिया या रशा, वॉट एवर यू से। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। क्या कहता है? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने घोषणा की कि भारत में पहली बार डिजिटल सेंसस, मतलब कहने का डिजिटल जनगणना, डिजिटल जनगणना करवाएंगे और इस डिजिटल जनगणना को देश की आजादी के बाद की ये 8वीं 10 की बोल लीजिए जनगणना है। क्या है ये? कौन सी जनगणना है भाई? ये जो इस बार डिजिटल जनगणना होगी, जो डिजिटल जनगणना होगी इस बार, ये हमारी 8वीं 10 की जनगणना है। कब से? आजादी के बाद। आजादी के बाद की। अगर इससे पहले बात करोगे तो ओवरऑल आज तक जो हम लोग जनगणना कर चुके हैं वो 16वीं जनगणना करेंगे इस बार। डिजिटल जो करेंगे वो 16वीं करेंगे और अगर 10 की बात करोगे तो ये 15वीं जनगणना होगी।
10 की का मतलब होता है जो 10 वर्ष में एक बार हो रही हो, जिसे इंग्लिश में हम लोग डेकेडल कहते हैं। डेकेडल सेंसस कहा जाता है। क्या कहते हैं? डेकेडल सेंसस कहा जाता है। 2021-22 में जो जनगणना होगी उसके लिए सरकार ने डिजिटल जनगणना के लिए 3,768 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। सरकार कह रही है कि 3,768 करोड़ रुपए खर्च होंगे लगभग, जिसमें हम जनगणना कर पाएंगे या करा पाएंगे। अगली बात क्या है? सरकार ने कहा है कि हमारा एज अ रिजल्ट अगेंस्ट ओरिजिनल बजटरी डेफिसिट, बजटरी एक्सपेंडिचर, बी का मतलब है बजटरी एक्सपेंडिचर जो है हमारा वो 30.42 लाख करोड़ रुपए है 2021 का, जबकि रिवाइज एस्टिमेट्स जो आया है वो कितना आया है? 34.50 लाख करोड़ रुपए आया है। सरकार कह रही है क्वालिटी एक्सपेंडिचर वाज मेंटेन्ड, द कैपिटल एक्सपेंडिचर एस्टिमेटेड revised expenditure is 4.39 लाख करोड़ रुपए for 2021 against the 4.12 लाख करोड़ रुपए बजटरी एक्सपेंडिचर ऑफ 2020-21। अब देखिए यहां पर ओवरऑल अगर आप देखें तो सिर्फ ऐसे कह सकते हैं कि 2020-21 के लिए सरकार ने इतने लाख करोड़ रुपए मूल बजट में अनुमान व्यय की तुलना में संशोधित अनुमान इतने लाख करोड़ के आंकड़े या आके गए हैं आंकड़े। व्यय की गुणवत्ता बरकरार रखी गई। संशोधित अनुमान में पूंजीगत व्यय जो है 2021 का वो 4.39 लाख करोड़ रुपए है, जबकि बजट अनुमान कितना है? 4.12 लाख करोड़ रुपए रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि भारत का जो बजट है माय डियर ऑल, जो बजट ऑफ इंडिया है ये हमेशा कैसा बजट रहता है? डेफिसिट बजट होता है, या आप ऐसे कहें कि भारत का जो बजट होता है वो घाटे का बजट होता है। कैसा बजट होता है मेरे भाई? कैसा होता है जल्दी से बताओ? घाटे का बजट होता है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। अगला कह रहा है द फाइनेंस मिनिस्टर, क्या कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर सेड फिजिकल डेफिसिट रिवाइज्ड एक्सपेंडिचर के लिए जीडीपी का 9.5% एंड इट हैज बीन फंडेड थ्रू द गवर्नमेंट बोरोइंग्स, मल्टीलैटरल बोरोइंग्स, स्मॉल सेविंग फंड एंड अदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। मतलब जो डेफिसिट आ रहा है सरकार का, वो सरकार का डेफिसिट कितना आ रहा है? 9.5% ऑफ जीडीपी आ रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये एक ऐसा समय था जब हमारे यहाँ कोविड नहीं था, तब मैं आपको बताऊं ये गिनती का 3.5% ऑफ जीडीपी था। जीडीपी का कितना था? लगभग 3.5%। सरकार ने टारगेट किया था हम इसे 3.3% ले आएंगे, लेकिन तब तक आ गया कोविड और खेल गया बिगड़, और अब हो गया है ये कितना? 9.5%। हालांकि सरकार कह रही है हम आने वाले समय में इसको कम करने का प्रयास करेंगे, और कितना लाने का प्रयास करेंगे? 6.5% पे लाने का प्रयास करेंगे। She added that the government would need another 80,000 crore rupees for which it would be approaching the markets in these 2 months। आने वाले 2 महीने के लिए सरकार कह रही है हम अगर मार्केट को अप्रोच करना चाहते हैं तो हमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए की फंडिंग मार्केट में डालनी होगी या मार्केट में देनी होगी। फिजिकल डेफिसिट 2022 एस्टिमेटेड टू बी जीडीपी का कितना भाई? 6.8%। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये मैं 5 बता गया था, यहाँ पे आप 6.5 की जगह पे 6.8 करेंगे, ठीक है। जीडीपी का 6.8% करने का गवर्नमेंट टारगेट कर रही है आने वाले फाइनेंशियल ईयर में।
गवर्नमेंट कह रही है द ग्रॉस बोरोइंग फ्रॉम द मार्केट फॉर नेक्स्ट ईयर वुड बी अराउंड 12 लाख करोड़ रुपए। अगले साल बाजार की में जो कुल उधारी है वो लगभग कितना है, 12 लाख करोड़ रुपए की उधारी है भैया। कहां पर, बाजार में, जिसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आएंगी ही आएंगी। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी। अब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहती है, फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि आने वाले समय में जो फिजिकल डेफिसिट होगा उसका लेवल हम 4.5% करेंगे ऑफ जीडीपी। कब तक करेंगे, 4.5% हमारा डेफिसिट कब तक होगा, आने वाले 2025-26 तक। अब आप बताइए, पता नहीं तब तक किसकी सरकार आएगी, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, ये सर नो। पर ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं गवर्नमेंट प्लान कर रही टू कंटिन्यू द पाथ ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन and intended to reach a physical deficit level below 4.5। सरकार 4.5% ऑफ जीडीपी से 2025-26 तक फेयरली स्टडी डिक्लाइन ओवर अ पीरियड, कहीं ना कहीं इसे कम करने का पूरा प्रयास करेगी। आप पढ़ सकते हैं, श्रीमती निर्मला सीतारमन ने घोषणा की सरकार की योजना राजकोषीय समेकन के मार्ग पर लगातार चलने की है और राजकोषीय घाटा स्तर को कम करके 2025-26 तक इस अवधि के दौरान साधारण रूप से स्थिर हास्य के साथ जीडीपी के 4.5% स्तर पर लाना चाहते हैं। तो सरकार ऑब्वियसली चाहती है कि जो फिजिकल डेफिसिट है वो क्या हो जाए, घट जाए। अगर डेफिसिट घटेगा तो गवर्नमेंट को उससे लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। इन अकॉर्डेंस, क्या मैंने कहा, इन अकॉर्डेंस विद द व्यू ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन, गवर्नमेंट इज अलाउइंग अ नॉर्मल सीलिंग ऑफ नेट बोरोइंग फॉर द स्टेट एट 4% ऑफ जीडीपी या जीएसडीपी फॉर नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज व्हाट, दैट इज 2021-22। सरकार कह रही है कि राज्यों को, जो फाइनेंस कमीशन है हमारा, जो 15वें वित्त आयोग हैं, अगर मैं इनके अनुसार बात करूं तो कह रहे हैं सरकार राज्यों के लिए जो उधार की सामान्य उच्चतम सीमा है वो सकल घरेलू उत्पाद का 4% रखने की बात कह रही है। अब यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कि 15वें वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल क्या है। तो आप सभी को पता होना चाहिए फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल है वो 2020 से 2025 है। सामान्य रूप से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और 15वें वित्त आयोग या फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है माय डियर, बताइए। जो 15वें वित्त आयोग के या 15th फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम है नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह, या शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं NK सिंह। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे और जानने की कोशिश होगी हम सभी लोगों की FRBM। ये एक कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं FRBM की, तो ये एक मैनेजमेंट एक्ट है जो फाइनेंस से रिलेटेड है। ये एक्ट कहता है कि फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3% ऑफ जीडीपी टू बी अचीव्ड बाय 31 ऑफ मार्च 2020-21। हालांकि ऐसा हो नहीं पाएगा, ये पहले की बात है, पिछले साल की बात है, उस साल की बात को यहाँ पर रिकॉल किया जा रहा है। द इफेक्ट ऑफ दिस ईयर, आप जानते हैं इस साल का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं बहुत खराब और भयावह है। और ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कंडीशंस हैं या ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो सरकार ये कह रही है, गवर्नमेंट ये कह रही है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है, इस एक्ट के अंतर्गत आने वाले समय में हम जो भी काम करेंगे और जो भी चीजें करेंगे वो कहीं ना कहीं, आप ध्यान रखिए,
FRBM Act which the finance minister laid on the table of the house as a part of FRBM document। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस सबमिशन होंगे, तो कुछ चेंजेस की भी पॉसिबिलिटी बनेगी। क्या कंडीशंस होगी ये तो फ्यूचर में पता आपको चलेगा, ठीक है। अगर कोई चेंजमेंट होगा तो पता चल जाएगा आप सभी को, और नहीं होगा तो भी पता चल जाएगा। यस और नो। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक और बात बताई कि 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने या फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट सबमिट करी 2020 पीरियड ऑफ 21 से लेके 26 तक की राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी गवर्नमेंट क्या करेगी, इस कमीशन के द्वारा दी गई रिपोर्ट को एक्सप्लेन करेगी, मेमोरेंडम बनाएगी, जिसके बिहाफ पर काम करेगी, और जिसमें रिपोर्ट में कहा गया है स्टेट्स एट 41%। मतलब यहाँ पे शेयर की बात की जा रही है स्टेट के लिए। कमीशन ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं कि बजट प्रोवाइडेड, जो बजट प्रोवाइड हो स्टेट्स के लिए, वो कितना रेवेन्यू डेफिसिट टू ग्रांट टू 17 स्टेट्स इन 2021-22। मतलब 1,18,452 करोड़ रुपए का बजट देने की सरकार फाइनेंस कमीशन क्या कर रहा है, जिससे कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो ग्रांट है टू किसके लिए, 17 राज्यों के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं चीजें हो सके। तो 9 दिसंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग ने 2021 से 26 की अवधि की कवर करते हुए अपनी अंतिम रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत कर दी। सरकार ने आयोग की रिपोर्ट राज्यों के या राज्यों का ऊर्ध्वमुखी हिस्सा 41% पर बरकरार रखा, जो कि पहले था, ठीक है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों के साथ संसद में रख दी गई आयोग की सिफारिश में बजट 2020-21 में 17 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में कितना रुपया देना है, बोलो, उपलब्ध कराया। ये कराए गए हैं या कराए जाएंगे, आप ऐसे कह सकते हो। सरकार इतना पैसा देगी, किसमें, रेवेन्यू डेफिसिट के बिहाफ पर इतना पैसा गवर्नमेंट एलोकेट करेगी। किसको एलोकेट करेगी, बोले जल्दी से, राज्य सरकारों को, या आप कह सकते हैं जो 17 स्टेट्स हैं उनको प्रोवाइड करेगी। बात क्लियर, जल्दी से बताएं। सो गाइस, ये था आप सभी का बजट, या आप कह सकते हो यूनियन बजट, जो कि हो गया कंप्लीट। क्या हो गया माय डियर ऑल, जो कि हो गया कंप्लीट। यहां से आप सभी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ढेर सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब हम बढ़ेंगे उन क्वेश्चंस की ओर, जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सो गाइस, बढ़ेंगे आगे, देखेंगे, समझेंगे एक नई क्लास को, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे MCQs ऑफ बजट या यूनियन बजट के जो क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।